गाइस विशाल भारद्वाज उन रेयर फिल्म मेकर्स में से है जो अपने क्राफ्ट के साथ हमेशा से लॉयल रहे हैं। एंड बंदा ऑडियंस को कभी भी चीप मसाला बेचने नहीं आया है। उसने हर बार ऑडियंस को कुछ सॉलिड देने की ही कोशिश की है, मगर इस बार वो फील नहीं आया। आप अंडरवर्ल्ड पर फिल्म बना रहे हो, आपके पास शाहिद कपूर और नाना पाटेकर जैसे गांड फाड़ एक्टर्स है, मगर फिर भी आप अपनी मूवी के आउटिंग से लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो, तो भाई साहब पब्लिक आपको गाली ही देगी। सो गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड एंड शाहिद कपूर स्टारर ओ रोमियो की। गाइस अगर ऑनेस्टली बताऊं ना, तो इतनी तगड़ी स्टार कास्ट देखकर मैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई एंड मकबूल जैसी फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद मैं भूल गया था कि इस फिल्म का टाइटल ओ रोमियो है। एंड ओ रोमियो मतलब रोमियो और जूलियट की कहानी ही होगी। मतलब एक सड़क छाप आशिक अपने बंदी के लिए हर पॉसिबल चूतियापा करेगा। चलिए गाइज मैं आपको मूवी का प्लॉट बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्पॉइलर बता रहा हूँ। स्टोरी के बारे में तो डायरेक्टर साहब ने ट्रेलर में ही सब कुछ रिवील कर दिया था। शाहिद कपूर जो हुसैन उस्तारा का रोल प्ले कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और तृप्ति डिमरी जो अप्सा का रोल प्ले कर रही है वो सुपारी देती है अपने हस्बैंड का मौत का बदला लेने के लिए। एंड वो टोटल 4 लोगों का सुपारी देती है। एंड उसके अंदर सबसे मेन होता है अविनाश तिवारी जो कि जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं। गाइस सुनने में तो स्टोरी बहुत ही सॉलिड लगती है ना, एंड ये सॉलिड है भी। एंड मूवी भी आपको ठीक ठाक एंजॉयमेंट कराएगी। गाइस लेट्स बी क्लियर, ये कोई बुरी फिल्म नहीं है एंड ना ही ये कोई ग्रेट फिल्म है। ये एक ठीक ठाक फिल्म है, मगर दिक्कत ये है कि विशाल भारद्वाज, शाहिद कपूर एंड इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आप एक ठीक ठाक फिल्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें हैदर और कमीने जैसी क्लासिक फिल्में मिली है, तो भाई इनसे हम कोई एवरेज फिल्म एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर उन फिल्मों के आगे आप इस फिल्म को रखोगे तो प्योरली ये आपको एक प्रॉपर डिसअपॉइंटमेंट फील करा देगी। एंड इस फिल्म को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली रंगून वाली फील आएगी, मगर रंगून तो बहुत ही ज्यादा घटिया वाहियात किस्म की मूवी थी। ये फिल्म उससे काफी ज्यादा अच्छी है, म्यूजिक में भी, परफॉर्मेंस में भी एंड डायरेक्शन में भी, हर चीज में ये फिल्म उससे काफी ज्यादा अच्छी है। मूवी का ओपनिंग सीन बहुत ही फाड़ू है। शाहिद कपूर उस तरह से अकेला ही 40-50 लोगों को पेल देता है, प्योर मास मूवमेंट, एंड वो भी मूवी के स्टार्टिंग में ही। एंड गाइस उस फाइट सीक्वेंस के बैकग्राउंड में बज रहा है धक धक करने लगा, एंड वो गाना इतना सॉलिड बज रहा था, एंड ऊपर से उसका डीजे वाला रेमिक्स। एंड भाई थिएटर में डॉल्बी एटमॉस, भाई वो कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक फील दे रहा था। आपके पूरे पैसे वो स्टार्टिंग के सीन में ही वसूल हो जाएंगे। एंड मूवी में एक बिरयानी शॉप है, वहाँ पर आपको हर एक सीन में एक 90s का पुराना गाना सुनने को मिलेगा। एंड मोस्टली उस शॉप के अंदर आपको पुराने आशिकी के गाने ही मिलेंगे। मगर सबसे ज्यादा दुख नाना पाटेकर के रोल के साथ हुआ। मैं सोच रहा था नाना साहब का रोल कुछ पावर हाउस वाला होगा। अगर आप नाना पाटेकर के सारे सीन्स कट कर भी एक लाइन में जोड़ दोगे ना, तो मुश्किल से वो 15 मिनट के भी सीन नहीं हो पाएंगे। एंड गाइस मुझे तो ऐसा लगता है एंड हर मूवी में नाना का रोल थोड़ा कम करा दिया जाता है, वो भी एक्ट्रेस के द्वारा, क्योंकि हर एक्टर को ये डर होता है कि वो अपने छोटे से रोल में भी हर किसी को खा जाएगा। एंड गाइस मैं एक और बात क्लियर कर दूं, नाना पाटेकर अपने छोटे से रोल में भी यहाँ भी सबको खा गए। वो जिस तरह से गाली भी देंगे ना, आप उनके दीवाने हो जाओगे। एंड गाइस तृप्ति डिमरी को भी किसी कैरेक्टर रोल में देखने के बाद वाकई में अच्छा फील आता है। अगर बॉलीवुड में तो उनको एनिमल के बाद एक ग्लैमर का पीसी बना के रखा था, शायद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बॉलीवुड की इज्जत तृप्ति डिमरी के बदन पे ही है। जिस दिन तृप्ति के कपड़े एनिमल में उतरे उसके बाद हर मूवी में उसके कपड़े उतरे ही है। एंड गाइस इंटरवल में फर्स्ट टाइम जब तृप्ति डिमरी उस तरह को बचाने के लिए गन चलाती है, भाई साहब वो सीन इतना ज्यादा पावरफुल था, उसको देखकर तो आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड गाइस इसको देखने के बाद वाकई में एक एक्ट्रेस वाली फील आई, ताकि सिर्फ एक आइटम नंबर की। गाइस अगर सच बोलूं ना तो तृप्ति डिमरी फ्यूचर की तबू है, अगर बॉलीवुड ने इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा तो। अगर सॉन्ग्स की बात करें ना, तो इस मूवी के अंदर एक भी सॉन्ग याद रखने लायक नहीं है। हर एक सॉन्ग घटिया किस्म का ही है, उनको सिर्फ अच्छे से शूट करा गया है, मगर उनके लिरिक्स, उनके लाइन और उनके बीट्स कोई भी याद रखने लायक है ही नहीं। सिर्फ एक ही गाना अच्छा है, वो भी इश्क का फीवर, वो सुनने में भी आपको अच्छा फील आता है। एंड गाइस मूवी का रन टाइम बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, मूवी आपको अननेसेसरी बड़ी फील होती है। अगर इस मूवी के अंदर पूरा का पूरा दिशा पटाने का एंगल आप हटा देते तो मूवी और थोड़ी टाइट बनती एंड मूवी थोड़ी छोटी बनती। ऐसा भी नहीं है कि दिशा का रोल कोई ऑस्कर लेवल का है, हाँ वो ठीक ठाक काम करती है। एंड विक्रांत मासे एंड तमन्ना का स्पेशल अपीयरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा था। एंड गाइस एक बात बोलूं तो तमन्ना हर साल और ज्यादा खूबसूरत बनती जा रही है। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, मगर फिर भी
सुनने में तो अच्छा लगता ही है और उसको देखने में भी अच्छा लगता है। एंड इस मूवी का सबसे वीक लिंक है इस मूवी का विलन अविनाश तिवारी। वो क्यों था और वो क्या था मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। सिर्फ बल्कि बॉडी बनाने से और हर सीन में चिल्लाने से आप कोई अच्छे विलन नहीं दिख सकते भाई, उसके लिए अच्छा काम भी करना पड़ता है। एंड इस मूवी के अंदर विलन का एक भी डायलॉग अच्छा नहीं है। अगर आप लोग ओमकारा और मकबूल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विलन किस तरह से होने चाहिए। भाई सैफ अली खान ने क्या गांड फाड़ एक्टिंग करी थी, उसका काम ही बता दे रहा था। वो बंदा अजय देवगन तक को खाने लगा था। एक अच्छे एक्टर को उसके लेवल का ही विलन की जरूरत होती है। जैसे सिंघम में जयकांत शिकरे, जैसे ओमकारा में लगड़ा त्यागी था, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पर एक विलन मिसिंग है। एंड ये भाई साहब हर सीन में सिर्फ चिल्ला ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई वनाबी सनी देओल बनना चाहता है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो पूरे मूवी के अंदर इसका सिर्फ एक ही डायलॉग चल रहा है, हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और आपने रंजिश खरीद ली। भाई उसके आगे भी बढ़ो, आपका कोई दूसरा डायलॉग ही नहीं दिख रहा पूरे मूवी के अंदर। सिर्फ एक ही डायलॉग को आप पूरे मूवी में क्लाइमेक्स तक खींचते ही चले जा रहे हो। अविनाश तिवारी को देखने के बाद ऐसा लगा कि ना तो इनके डायलॉग्स में दम है और ना ही इनके परफॉर्मेंस में दम था। पूरे मूवी का वीकेस्ट लिंक ही यही बंदा था। अगर आप विलन्स की बात करोगे तो ऐसे गैंगस्टर क्राइम ड्रामा में विलन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इमरान हाशमी को देखोगे तो भाई किस लेवल का विलन था वो। एंड गाइस सेंसर बोर्ड वाले तो अलग ही नशा करते हैं। पता नहीं वो भोसड़ी वाले किस तरह से मूवी देखते हैं। अगर आप मूवी देखोगे तो कुछ सीन के अंदर गालियां रहेगी और कुछ सीन के अंदर गालियां बीप हो रही है। भाई अगर आपको निकालना है तो पूरा निकालो, अगर रखना है तो पूरा रखो। आप लोगों को कुछ सीन में भोसड़ी का सुनाई देगा, चूतिया सुनाई देगा, मगर भैंचोद नहीं सुनाएगा। भाई भैंचोद से क्या दिक्कत है? अगर आपको भोसड़ी के से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ तो सेंस बनाओ यार। सेंसर बोर्ड तो पूरा रंडी खाना हो गया है। आपके सेंसर बोर्ड का तो कोई सीन ही समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्यों हो, आप लोग और क्या करते हो? ऐसा कौन सा आपका परिवार बिगड़ रहा है सिर्फ भोसड़ी के सुनने से? वैसे भी मूवी 18+ थी, बच्चे थोड़ी ना फिल्म देखने वाले हैं। एंड ओल्ड एक्टर्स फरीदा जलाल एंड अरुणा ईरानी को सिर्फ उनका मुंह दिखाने के लिए रखा गया है। ये लोग आपको सिर्फ कुछ कुछ सीन्स में ही दिखेंगे। एंड हार्डली इन दोनों का भी कंबाइन करेंगे तो 5 मिनट का भी रोल नहीं है। इन लोगों को पूरा वेस्ट ही करा गया है। अब आप लोगों ने ट्रेलर में फरीदा जलाल का डायलॉग सुना होगा, वो डायलॉग भी उतना ही है। एंड उस सीन में भी वो लोग बीप नहीं करे। एंड मैं तो ये सोच रहा था कहीं फरीदा जलाल का भी डायलॉग बीप ना किया हो। एंड गाइस लास्ट हाफ आवर में तो पूरी मूवी ही पलट गई। मूवी के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस मूवी चल ही रही है आगे। अगर आप लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड से वाकिफ हो, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है और टीजर देखा है, तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि अविनाश तिवारी का रोल दाऊद इब्राहिम से ही इंस्पायर्ड है। ये लोग नहीं बताएंगे कि अविनाश तिवारी का रोल दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर है या फिर अविनाश तिवारी दाऊद इब्राहिम का रोल ही प्ले कर रहा है। इन मूवी के अंदर कुछ हिंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का दामाद जो नॉर्मल गैंगस्टर पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिला हुआ है और मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है। इसको देखने के बाद तो आपको जरूर लगेगा कि ये दाऊद इब्राहिम की ही बात चल रही है। मगर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर जो स्पेन में जाकर ये लोग हगते हैं ना भाई, वो टोटली अननेसेसरी फील होता है। कोई जरूरत नहीं है हर मूवी के अंदर हीरो को जिताने की। आप लोग हीरो को हरा भी सकते हो। अगर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखा है तो उसके अंदर अजय देवगन हारता है और इमरान जीतता है, मतलब विलन जीत रहा है। मगर सिनेमैटिक लिबर्टी का नाम लेकर आप लोगों ने ऐसा जो चौधापना किया है, भाई सच बोलूं तो वो थोड़ा भी सेंस नहीं बना रहा था। उन्हें उस तरह साहब जलाल को मारने के लिए स्पेन की मिट्टी पर जाकर हजारों लोगों के भीड़ के अंदर जलाल को चैलेंज देकर उसको वहां पर मार के वापस आता है। भाई साहब मान गए गुरु आप लोगों को। आप लोग सिर्फ पब्लिक का चूतिया ही कटाओ, मतलब पब्लिक तो चूतिया ही है। कुछ भी दिखाओ तो कुछ भी देखेंगे ही। भाई साहब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिससे पूरे हिंदुस्तान का अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड आईएसआई तक उसका खौफ खाते थे, आप लोग उसको इतनी आसान मौत दोगे, वो भी दूसरे देश के मिट्टी के ऊपर, वो भी एक मामूली सा आदमी उसको मारता है। भाई साहब आप लोग तो सोचने पे भी मजबूर करते हो हम लोगों को। गाइस मूवी के ऊपर काफी ज्यादा पैसा फूका गया है, लगभग 150 करोड़ इस मूवी के ऊपर लगे हैं। एंड पैसे लगाने वाले तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी पिछली 10-12 फिल्में फ्लॉप ही रही है, फ्लॉप ही नहीं बल्कि डिजास्टर रही है। एंड ऑनेस्टली बोलूंगा तो विशाल भारद्वाज पर 150 करोड़ लगाना बहुत बड़ी बात है। उस बंदे ने आज तक एक हिट मूवी नहीं दी है। माना कि वो फिल्में अच्छी बनाता है, आर्टिस्टिक फिल्में रहती है, मगर भाई अगर बॉक्स ऑफिस का बात करोगे तो उसके ऊपर 150 करोड़ लगाना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं ये मूवी कैसे रिकवर करेगी। एंड गाइस सबसे बड़े दुख की बात यह है
कि शाहिद कपूर हर बार अपना 100% देता है एंड विशाल भारद्वाज हर बार मूवी दिल से बनाता है, मगर बॉक्स ऑफिस हर बार उनको धोखा ही देती है। मगर फिर भी बंदे हर बार कुछ नया और हटके देने का ही ट्राई करते हैं एंड आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर यू गाइस। अगर एक लाइन में इस मूवी को रिव्यू करूँ ना, तो वो रोमियो के पास सब कुछ है, एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, स्टार कास्ट है, सब कुछ है। मगर एक फिल्म को जो चाहिए सोल, जो कि विशाल भारद्वाज के हर फिल्म में होता है, वही यहाँ पर मिसिंग लगती है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि ये फिल्म वन टाइम वॉचेबल है, आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग इस मूवी को जरूर एंजॉय करोगे। एंड गाइज मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड गाइज अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी।